क्लास 9 से बच्चों को मैथ्स में डर क्यों लगता है? इसका सिंपल सा कारण बताता हूँ कि बच्चों के मैथ्स में मार्क्स बड़े कम आने लगते हैं। और इसका एक कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि अच्छे याद करो, याद करो। पिछले जन्म का नहीं पूछ रहा मैं तुमसे, कुछ इसी जन्म का पूछ रहा हूँ। चैप्टर 4 कराया था मैंने तुम लोगों को, याद करो। चैप्टर 4 में मैंने तुम लोगों को इक्वेशन बनाने का तरीका सिखाया था। अरे बेटा, अब तो ये चीज़ तुम्हें रट गई होगी, अब तो रट गया होगा, है ना, कि देयरफॉर डाल के इतना होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, पता, और ये बहुत कम लोग बताते हैं और बच्चे इसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि भाई कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन इससे तुम्हारे आंसर का जो सॉल्यूशन होता है ना, बड़ा सुंदर हो जाता है। लगता है क्या बोला गया है इसमें, सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, ध्यान रखना। इतने बड़े फिगर के अंदर दिख तो बहुत कुछ रहा होगा, लेकिन गिवन के नाम पर बोलते हो तो देने के नाम पर तुम्हें क्या दिया गया? कुछ नहीं दिया गया। क्या दिया गया? c इज इक्वल्स टू, एक वैल्यू निकल आई। अब धमाका हो जाएगा, अब सब झट झट सारे निकलने वाली हैं। सी की वैल्यू को उठाकर पहले फेंक दो फर्स्ट इक्वेशन में। कुछ बच्चों के दिमाग में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि सर एंगल EOB या फिर BOE जो है वो 90 डिग्री का है कि नहीं? हमें हर चीज का एविडेंस होना चाहिए। मैथ्स को तो आप ये मान सकते हो, मैथ्स इज लाइक अ कोर्ट। कोर्ट समझते हो ना, अदालत। और अदालत हर चीज का क्या मांगती है? सबूत। सबूत होना जरूरी है। चलो बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने तुम सब लोगों को पहले भी बताया है कि क्लास 9 से बच्चों को मैथ्स में डर क्यों लगता है। इसका सिंपल सा कारण बताता हूँ कि बच्चों के मैथ्स में मार्क्स बड़े कम आने लगते हैं। और इसका एक कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि बच्चा NCERT को भगवान समझ लेता है। वो समझता है कि पेपर में जो भी कुछ आता है किससे आता है, और उसी के भरोसे मुंह उठा के क्वेश्चन पेपर देने पहुंच जाता है। फिर वहां जाके क्या होता है? धप्पा। उच्ची क्या हो गया है? मतलब हमने जो पढ़ा वो तो आया ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों को, जब बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते नहीं है, जबकि हमें हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने चाहिए। तो आज हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। और इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देखो मैं तुम्हें पूरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा के मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ कि पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पूरे तो नहीं करा सकता, जितने करा सकता हूँ उतने आज हम कर लेते हैं क्लास में। उसके बाद तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा भाई, और तुम्हें समझ में आ जाएगा पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर 6 हम लोग NCERT से पूरा कर चुके हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है बेटा हमारे पास इसमें? इन द फिगर, हमारे पास ये जो फिगर बना हुआ है ना, इस फिगर में PQR एंड QR फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये जो एंगल है QOR और POR, ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। और हमारे पास A माइनस बी कितना दिया हुआ है? A माइनस बी कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है कि A और B की वैल्यू बताओ क्या होगी। A और B की वैल्यू क्या होगी? सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास यहाँ पर A माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना था? यार 80 दिया है। A माइनस बी कितना दिया है? 80 दिया है हमें यहाँ पर, है ना। इसको बेटा फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ना चाहो छोड़ दो, वरना यहाँ से हम एक चीज निकालने वाले हैं। देखो ये माइनस का बी बेटा वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? 80 प्लस बी। तो ए की वैल्यू मैंने अभी ये निकाल दी। मैंने कौन सी इक्वेशन दे दिया इसको? फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लाइन पर पेयर प्रॉपर्टी, मतलब लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। पेपर में LPP मत लिखाना, मैंने पहले भी बोला था। अगर शॉर्ट में प्रॉपर्टी लिख कर आओगे तो मार्क्स भी कैसे मिलेंगे? शॉर्ट में मिलेंगे। आगे तुम्हारी इच्छा भैया, तुम्हें शॉर्ट में नंबर चाहिए कि पूरे पूरे नंबर चाहिए। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी की वजह से A प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 होगी कि नहीं होगी? A प्लस बी कितना हो गया? 180। अब आगे देखो, आगे देखो, यहाँ हमने A की वैल्यू निकाली थी। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने बोला था कि A की वैल्यू कितनी है? कितनी है A की वैल्यू? तो यहाँ पर मैं इस A की जगह पर 80 प्लस बी रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो A की जगह पर मैंने क्या रखा? 80 प्लस बी, फिर प्लस बी और इज इक्वल्स टू में, यहाँ हम बगल में हम रीजन लिखेंगे कि हमने ये चीज कहाँ से लिखी है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वाला 80 यहाँ से यहाँ जाएगा। b प्लस बी कितना हो जाएगा? 2b। 180 माइनस 80, 2b इज इक्वल्स टू 100। देन 2 डिवाइड में जाएगा, देन 2 डिवाइड में जाएगा हमारा यहाँ पर b इज इक्वल्स टू 100/2। और कटकर कितना आ गया b की वैल्यू? b हमारे पास 50 आ गया। जैसे ही b निकलेगा, इस b को उठा करके हम फर्स्ट इक्वेशन में फेंक देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा
पुट द वैल्यू ऑफ बी, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 कितना था, a इज इक्वल्स टू 80 प्लस बी, 80 प्लस बी कितना है बेटा 50। तो a कितना आ गया, इतना करने के बाद में बताओ इसमें एक छोटी सी कमी रह गई, बताओ क्या कमी रह गई। वेरी गुड, क्या कमी रह गई, देयरफॉर। क्योंकि जब किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा वैल्यू फाइंड करने को बोली जाती है तो लास्ट में देयरफॉर डालकर सारी वैल्यूज को एक साथ लिखा जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 130 एंड b इज इक्वल्स टू, इसके बाद बस वो दो चीज तुम खुद लिख देना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। इसी के बगल में ये बेटा बहन भाई है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने बगल बगल में ले आया इनको। हाँ, बगल बगल में ले आया, फिगर तुम्हें हाल समझ में आ जाएगा। बट दिया बहुत अलग कुछ है इसमें बोला है इन द फिगर, इस वाले फिगर में a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है, a b से बड़ा है, कितना बड़ा है, 1/3 ऑफ राइट एंगल, 1/3 ऑफ। अच्छा याद करो, पिछले जन्म का नहीं पूछ रहा मैं तुमसे कुछ, इसी जन्म का पूछ रहा हूँ। चैप्टर 4 कराया था मैंने तुम लोगों को, याद करो। चैप्टर 4 में मैंने तुम लोगों को इक्वेशन बनाने का तरीका सिखाया था। कितने बच्चों को याद है, हाथ ऊपर करो। अच्छा बताओ इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं। अरे वाह, मजा आ गया, मतलब ये सारे बच्चों को अच्छे से आता है। बच्चे सोच रहे हैं सर हम यही काम तो है जो बहुत जल्दी सीख पाते हैं, इसको एक बार में सीख जाते हैं। उल्टे काम करना होता है, मतलब जो चीज हमें जिसके बारे में बोली गई है वो चीज हम किस में कर देंगे, दूसरे में कर देंगे, और हमारी इक्वेशन बन जाएगी और सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें बोला गया कि a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, कितना, 1/3 ऑफ राइट एंगल। यहाँ बेटा 1/3 ऑफ राइट एंगल का मतलब है 1/3 मल्टीप्लाई 90, समझ में आया। ये जो लिखा है ना 1/3 ऑफ राइट एंगल मतलब 1/3 इंटू 90। अब जरा इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। पहले इसमें लिखा है कि a जो है बड़ा है, किससे बड़ा है भैया, 1b से, ये 1/3 था तो इसको बड़ा कर दो, इससे उल्टे काम कर रहे हैं ना, ये बड़ा है तो इसको बड़ा कर दो, कितना बड़ा है, 1/3 ऑफ 90 डिग्री। अब बेटा यहाँ देखो 3 1 सा 3 और ये 330 सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद a इज इक्वल्स टू b प्लस 1 का 30 से किया तो मेरे पास अभी a की वैल्यू ये निकल कर आ गई। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन डालते छोड़ दिया, चेक करो वहां पे भी कुछ इस तरह का सिलसिला था कि नहीं था, वो समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर वहां पे भी लीनियर पेयर थी, a प्लस बी को हमने 180 लिखा था ना, यहाँ पर भी तो लीनियर पेयर है बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू में 180, a की वैल्यू पुट कर दो, ये वाला a नीचे पुट कर दो, कितना है b प्लस, नाम में क्लियर है ना, b की a की वैल्यू b प्लस 30, b को b छोड़ दो और ये 180, b प्लस बी, अरे बोलो 2b प्लस 30, वेट 30 को भी उस तरफ ले जाओ, 30 को वहाँ लेके जाओ तो हमारे पास वहाँ जाएगा 30, 180 माइनस 30 हो जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू 150 और b इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 2। कट के बेटा कितना आ गया b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी आ गई 75, ये b की वैल्यू 75 आ चुकी है। अब b को उठाकर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना, तो b को उठाकर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, b को उठाकर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू b प्लस 30 एंड b इज इक्वल्स टू व्हाट 75, वेरी गुड, 75 प्लस 30, तो बेटा b कितना आ गया 105, और लास्ट में अब क्या कमी रह गई, वेरी गुड। अब तो ये चीज तुम्हें रट गई होगी, अब तो रट गया होगा है ना कि देयरफॉर डाल के लिखना होता है। ये बहुत अच्छी चीजें हैं पता, और ये बहुत कम लोग बताते हैं और बच्चे इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि भाई कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन इससे तुम्हारे आंसर का जो सॉल्यूशन होता है ना वो बड़ा सुंदर हो जाता है, लगता है कि हाँ भैया कोई सभ्य व्यक्ति ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इन द फिगर, इस वाले फिगर में दो स्ट्रेट लाइन है बेटा ए बी और सी डी है ना,
एक लाइन तुम लोग ए बी दिखी चुकी होगी, दूसरी वाली लाइन सी डी ए है। फिगर सभी को क्लियर विजिबल है ना? ऐसा तो नहीं फिगर थोड़ा धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा हो? अगर ऐसा तो थोड़ा छोटा कर दो इसको, सही है ना? ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, इसमें सिर्फ एक ही चीज गिवन है, ध्यान रखना। इतने बड़े फिगर के अंदर दिख तो बहुत कुछ रहा होगा, लेकिन गिवन के नाम पर बोलते हो कि देने के नाम पर तुम्हें क्या दिया गया? कुछ नहीं दिया गया। क्या दिया गया? एंगल COT इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल सी ओ मतलब बेटा ये बीच वाला पॉइंट ओ है, ठीक है ना? बीच वाला पॉइंट ओ है, तो COT ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री का है। बस यही गिवन है। और अब हमसे पूछा क्या क्या गया है इसमें बेटा? ये तो भंडारा कर दिया गधों ने, ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो। वो तो बस नहीं चला उनका, नहीं तो ए से लेकर जेड तक पूरा लिख देते। ए बी निकालो, बी है तो जेड तक सब लिख ही देते। कोई बात नहीं बेटा, जो आया उतना तो हम करेंगे ना यार, पेपर में आगे क्या पता, है ना? चलो सॉल्व करते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये चैप्टर बेटा जब हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, पहले ही दिन मैंने एक थ्योरम कराई थी। बताओ कौन सी थ्योरम कराई थी? 6.1, उसका नाम क्या था थ्योरम का? हाँ रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। याद आ गया कि नहीं आ गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल में आमने सामने वाले एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर 2c की वैल्यू जो है 2c, देखो बेटा ध्यान से, 2c ये 60 प्लस b होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। 60 को यहाँ से यहाँ लेकर आ जाओ, तो 2c माइनस 60 इज इक्वल्स टू बी। इसको फर्स्ट इक्वेशन डालकर छोड़ दो, तो हमारे पास बेटा यहाँ b की वैल्यू कितनी आ गई? 2c माइनस 60। यहाँ कोई डाउट नहीं है ना किसी को? इतना समझ में आ गया? दीपाली बेटा समझ में आ गया इतना? ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखो, सेम बेटा यहाँ पर भी होगा, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हमारे पास एक किसके इक्वल आ गया? 4b के, है ना? यह रीजन देना था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वैसे बेटा हमारे पास a इज इक्वल्स टू 4b होगा, इसका रीजन भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आगे देखो, a इज इक्वल्स टू 4, b कितना है? b की वैल्यू कितनी है? अरे बोलोगा तो b की जगह पर क्या रखोगे? 2c माइनस 60। a इज इक्वल्स टू 4 का 2c से मल्टीप्लाई करो, 4 का 2c से किया तो 8c माइनस 4 का इससे किया यहाँ पे तो 240। यहाँ पे कोई डाउट नहीं किसी को? कुछ छूट तो नहीं ना? पर देखो ध्यान से, कुछ छूटा है? नहीं छूटा, चलो ऐसे छोड़ दो फिर इसको। ए की वैल्यू कितनी आ गई? ये सेकंड इक्वेशन आ गई। बोलो बेटा यहाँ कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना तो नहीं है ना? सोचते रहोगे सब क्वेश्चन खतरनाक सा है। खतरनाक नहीं है बेटा, मैं बताऊँ क्या, तुमने ऐसे क्वेश्चन कभी किए नहीं है, पहली बार कर रहे हो। आज मैं करा रहा हूँ, एक दो बार घर से करने के लिए दूंगा, फिर अगली बार पूछूंगा तो बड़ा आसान लगेगा क्वेश्चन, ये फिर तुम्हें थोड़ी सी आदत हो जाएगी इन क्वेश्चन करने की। अब बेटा यहाँ देखो, ये एक लाइन है कि नहीं है? और एक लाइन पर अगर ये दो एंगल बन रहे हैं तो इनका सम कितना होगा? बस सम कितना होगा? 180, है ना? तो हमारे पास यहाँ पर मैंने बोला कि बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी a प्लस 2c, इसकी वैल्यू कितनी है? अरे बोलो ना, वेरी गुड। अब आगे देखो ध्यान से, a की वैल्यू कितनी है? ये a लिखा हुआ है, और a की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पर? 8c माइनस, तो यहाँ पुट कर दें बेटा 8c माइनस 240, प्लस में 2c लिखा हुआ है, और ये 180। माइनस 240 को यहाँ से यहाँ लेके जाओ, तो वहाँ पर 180 प्लस 240 हो जाएगा, 180 प्लस 240, और यहाँ 8c और प्लस 2c, बताओ कितना हो गया? 10c। 10c और 180 प्लस 240 करो, कितना होता है? 420। 420 10 डिवाइड में जाएगा, c इज इक्वल्स टू 420 अपॉन में 10, जीरो से जीरो कट गया, c इज इक्वल्स टू एक वैल्यू निकल आई। अब धमाका हो जाएगा, अब सब झट सारे निकलने वाली हैं। c की वैल्यू को उठाकर पहले फेंक दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द, मतलब c से ही सब मिल जाएगा आपको। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा है चेक करो,
2c और c की वैल्यू तो 242 माइनस फिर क्या लिखा है इज इक्वल्स टू में 2 का 42 से मल्टीप्लाई करोगे 84 माइनस 60 84 माइनस 60 मतलब 24 बी कितना आ गया ऐसे सी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना तो हमारे पास यहाँ आगे क्या होगा पुट द वैल्यू ऑफ सी पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर सेकंड है ना सेकंड इक्वेशन क्या है a इज इक्वल्स टू 8c और c कितना था 42 माइनस 240 मल्टीप्लाई करो 8 का 42 जल्दी से कितना आने वाला है चेक 336 माइनस 240 माइनस को जल्दी कितना आने वाला है तो एक ही वैल्यू भी बेटा कितनी आ गई बोलो कोई समस्या अब लास्ट में क्या करना है देयरफॉर डालकर सारी वैल्यू को एक साथ इसके बाद का बेटा तुम देयरफॉर डालकर खुद करना इतना तुम्हें अब आ चुका है पूरा चैप्टर खत्म हो गया है ये वाला क्वेश्चन देखो इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई ये जो सुंदर सा चित्र दिया हुआ है पता है तुम लोग को सुंदर लग रहा है कि बदसूरत लग रहा है भगवान जाने बट क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो बड़ी प्यारी चीज है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है देखने में लग रहा होगा बड़ा क्वेश्चन लेकिन है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन हमें इसमें क्या फाइंड करना है वाई की वैल्यू फाइंड करना है ठीक है आप सभी को बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में तो पता ही अच्छे से क्या होता है सारे बच्चे जानते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है ठीक है अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से कुछ बच्चों के दिमाग में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि सर एंगल EOB या फिर BOE जो है वो 90 डिग्री का है कि नहीं कितने बच्चे मेरी बात से एग्री करते हैं कि 90 डिग्री का है इनफैक्ट मैं भी एग्री करता हूं लेकिन फिर भी मैं इसे 90 डिग्री का नहीं लूंगा अब सोचोगे सर क्यों लूंगा बेटा आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं बहुत ध्यान से सुनना और वो राज की बात यह है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें कोई भी चीज़ देखने भालने से काम नहीं चलता हमें हर चीज़ का एविडेंस होना चाहिए मैथ्स को तो आप ये मान सकते हो मैथ्स इज लाइक अ कोर्ट समझते हो ना अदालत और अदालत हर चीज़ का क्या मांगती है सबूत होना जरूरी है आप बोल रहे हो कि 90 डिग्री का एंगल है भैया 90 डिग्री का एंगल मैं तब मानता या तो जब क्वेश्चन में लिखा होता या फिर फिगर में ये गंदा सा साइन बना होता 90 डिग्री का ये साइन होता है कि नहीं होता ना तो क्वेश्चन में लिखा और ना ही इसका साइन बना तो हम इसको 90 डिग्री बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे तो ये 90 डिग्री नहीं है दिख भले ही रहा हो लेकिन फिर भी इसको हम नहीं मानेंगे तो अब क्या करेंगे कोई दूसरा तरीका लगाओ इसमें ठीक है कोई दूसरा तरीका लगाते हैं तो देखो बेटा पहले मैंने यहाँ लिखा एज वी नो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल जैसा कि हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं तो इस वजह से बेटा देयरफॉर एंगल BOE ये कितना हो जाएगा अरे बोलो ना इसकी वैल्यू क्या होगी इसके सामने वाला मतलब वो भी 5y हो गया कि नहीं हो गया अरे गधो बोलो जल्दी ये भी 5y ठीक है एंगल DOF ये कितना होगा बताओ 4y शाबाश 4y ठीक है यहाँ हमने 4y लिखा उसके बाद अगला एंगल AOC ये कितना होगा एंगल AOC कितना होगा 3y ना 3y तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3y बोलो बेटा कोई डाउट इसमें कोई डाउट है किसी को कंफर्म कोई डाउट नहीं है ना ठीक है अब यहाँ इसके बाद हमारे पास अब दो दरवाजे खुल चुके हैं या तो आप इसमें कंप्लीट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा लो या आप इसमें वो लीनियर पेयर वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि एक लाइन पर एक ही पॉइंट से बेटा भले ही 2 एंगल बने भले ही 3 एंगल बने भले ही 4 एंगल बने मैं बोल रहा हूँ भले ही यहाँ पर 360 एंगल बने उन सबका सम कितना होता है 180 डिग्री कितना होता है 180 डिग्री क्योंकि एक लाइन पर बन रहा है ना इनकी औकात है ही उतनी 180 लाख इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाए लाइन भी रह गए तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर तो मैंने बोला यहाँ पे बेटा आपसे मैंने बोला since AOB is a line since AOB is a AOB क्या है बेटा मेरे पास एक लाइन है
तो देवांश बेटा यहाँ देखो ये एक लाइन है कि नहीं है, ठीक है, ये एक लाइन है, तो यहाँ पर बनने वाले 1 2 3 तीनों का सम कितना होगा, शाबाश। तो हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल COE और प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180। वेरी गुड। एंगल AOC की वैल्यू 3y प्लस COE की वैल्यू 4y और एंगल BOE की वैल्यू 5y। वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 180। अब आगे देखो 3y प्लस 4y प्लस 7y सबको प्लस कर दो, 12y इज इक्वल्स टू 180। y इज इक्वल्स टू 180, 12 by 2 डिवाइड में जाएगा, 12 डिवाइड में आ गया तो 12 वन सा 12 और 12 15 सा, तो y कितना आ गया, बोलो बेटा। एनी टाइप ऑफ समस्या सभी को समझ आ गया होगा, मजा भी आ गया होगा, क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन दिमाग लगा रहे हैं। मतलब आज हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब करना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ भैया हम क्लास 9 में वास्तव में आ चुके हैं। थोड़े लग रहे हैं ना क्वेश्चन में, हाँ भाई दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ रहे हैं, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में कुछ पूछना तो नहीं है, आगे क्वेश्चन पर कंटिन्यू करें, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से तुम लोग को कराने के लिए रेडी करके रखा था। फिर मुझे तुम्हें एक बात ये भी सिखाना था कि CBSE, क्योंकि तुम लोग अभी मैंने कई बार बोला है कि क्लास 9 को बेटा मैं मिनी 10th भी बोलता हूँ, मिनी 10th समझते हो, इसके बाद तुम लोग क्लास 10th में आओगे तो वो तुम लोगों का प्रॉपर 10th क्लास हो गया। और 10th क्लास के दिमाग जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में हमेशा एक ही क्वेश्चन चलता है कि यार हमें बोर्ड एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, सेंटर बाहर पड़ता है, क्वेश्चन पेपर बाहर से आता है, चेकिंग भी बाहर होती है, रिजल्ट भी बाहर बनता है। हमारे घर पर तो अकेले बस इंटरनेट पर धमाका होता है, रिजल्ट आ गया। होता है कि ना, तो बड़े भाई बहन वगैरह घर में होंगे कि नहीं होंगे, कभी देखा उनके घर में रिजल्ट कैसे आता है, सन्नाटा छाया था अगर किसी घर में फेल हो या 12th में या 10th में। तो यार तुम लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, चिंता ना करें। लेकिन मिनी 10th क्यों बोला जाता है, मैं 9th को तुम बताता हूँ। 10th में क्या होता है, क्वेश्चन पूरे बाहर होते हैं, मतलब सेम क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, बच्चा घूम जाता है उन क्वेश्चनों में और कर नहीं पाता। कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो मैंने बच्चे से पूछा बेटे तुम्हारे पापा का नाम क्या है, उसने अपने पापा का नाम बता दिया। अब पता पेपर में कैसे लिख कर आएगा, पेपर में आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर्स हस्बैंड। नहीं समझ में आया, समझ में आया। ये बेटा CBSE का षड्यंत्र होता है, और उस षड्यंत्र में तुम लोग क्या होते हो, फंस जाते हो। तो तुम फंसो ना, मैंने तुम्हें एक ये लाइव एग्जांपल सामने स्क्रीन पर रखा है, लाइव एग्जांपल दिया है। एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ के देखो और एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ के देखो, दोनों क्वेश्चन सेम है। ये वही क्वेश्चन है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, और ये कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर्स हस्बैंड। सेम क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा है। अगर मैं तुम्हें ये कराऊंगा तो तुम ये अगर रट के आओगे तो ये नहीं कर पाओगे, और ये कराऊंगा तो तुम रट के आओगे तो ये नहीं कर पाओगे, और दोनों क्वेश्चन सेम है। 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ो और फील करो। ये एनसीईआरटी से बाहर का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 2 भी लिखा हुआ। नहीं कोई सा भी घुमा फिरा के मान लो, पेपर में तो कोई सा भी आ सकता है, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है। मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ ये वाला करा दूं कि एनसीईआरटी वाला करा दूं, एक ही कराऊंगा बेटा, नहीं दोनों नहीं करा सकता बेटा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। मैं ये वाला कराऊंगा, एनसीईआरटी वाला आप लोग खुद करोगे, और नहीं आएगा तो अगली क्लास में मुझसे पूछना, तब मैं जरूर कराऊंगा, तब कराऊंगा, बिना करे मत पूछो। देखो क्या होता है, तुम लोग मुझसे 4 क्वेश्चन पूछ लोगे, मेरे प्रैक्टिस करवा रहे हो। भैया मुझे तो मैथ्स आता है, थोड़ा बहुत तो आता है कम से कम, मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे आता है उससे थोड़ा बहुत तुम्हें भी आ जाए। तुम लोग सारे क्वेश्चन मुझसे करा लोगे तो खुद क्या करोगे, ठीक है। क्या बात बोली तूने, चलो फिर मैं ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ लेकिन हाँ क्वेश्चन समझाता दोनों, समझो, नौबत आएगी नहीं कि तुम मुझसे पूछो, दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है पहले इसको समझो। इसमें बोला है कि ओपी बाइसेक्ट एंगल, समझो ध्यान से, ओपी एक लाइन है, ये क्या है बेटा, एक लाइन है, और इस लाइन ने एंगल BOC को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने का मतलब बेटा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे है, सेम सेम आया, सेम सेम, ठीक। आगे देखो OQ ने क्या किया है भाई, OQ ने भी तो बाइसेक्ट किया, और किसको बाइसेक्ट किया, एंगल AOC को।
तो ए ओ सी, ए ओ सी को बाइसेक्ट किया, तो मतलब बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। अब इन्होंने बोला प्रूफ करो कि एंगल पीओक्यू क्या है। अब ये बोल रहा है भैया कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन हमें एंगल पीओक्यू को क्या बताना है? 90 डिग्री बताना है। कौन सा एंगल बताना है बेटा? ये वाला एंगल जो ना पीओक्यू, उसको क्या बताना है? 90 डिग्री। चलो अब प्रूफ करना स्टार्ट करें, चेक करते हैं आंसर आता है कि नहीं आता, कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन पूरा कर लेंगे फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे, बगल वाले क्वेश्चन को। हाँ तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने बोला बाइसेक्ट का मतलब पता है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो मैंने आपसे बोला बेटा कि हमारे पास यहाँ पर सीन्स, क्योंकि ओपी ने बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट सीन्स ओपी बाइसेक्ट एंगल बीओसी, एंगल बीओसी को बाइसेक्ट किया। तो त्रिपाठी के बोर्ड पर देखो ध्यान से, ओपी लाइन ने एंगल बीओसी को बाइसेक्ट किया, तो इसका मतलब बेटा हमारे पास एंगल, ये वाला जो एंगल है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है एंगल पी ओ सी, पी ओ सी, देयरफॉर एंगल पी ओ सी ये क्या होगा? एंगल बीओसी का हाफ होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन वगैरह मत दो इसको, वैसे बेटा आगे देखो, एंड ओ क्यू लाइन ने बाइसेक्ट किया है किसको? एंगल एओसी को। तो हमारे पास इस हिसाब से एंगल क्यूओसी क्या होगा? क्यूओसी ये किसका हाफ होगा? क्यूओसी किसका हाफ होगा? शाबाश, वेरी गुड, एंगल एओसी का हाफ। अब आपको मैं याद दिलाता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को एक एग्जांपल दिया था 100 के नोट का। मैंने बोला था कि 100 के नोट को बेटा अगर मैं डिवाइड करूं तो दो व्यक्ति को मैंने डिवाइड किया तो वो 50 और 50 होगा कि नहीं होगा? और वो 50 और 50 भी तो किसी के इक्वल है, वो किसके इक्वल था? हाँ वही तो लिखा है यहाँ पर, एओसी का हाफ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आगे सुनो मेरी बात, क्योंकि बेटा हम जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, अगर मैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगाऊं तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी की वजह से अगर मैं दो एंगल्स का सम निकालूं बेटा तो उनका सम कितना आता है? 180। तो देखो ध्यान से, मैंने बोला एंगल बी ओ सी, क्या लिखा मैंने? एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, इसका सम कितना होगा? 180। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से फिगर में देखो, बी ओ सी ये वाला एंगल है और ए ओ सी ये वाला एंगल, तो बेटा बन तो एक ही लाइन पर आया ना, तो इस वजह से ये और ये इसका सम कितना हो गया? 180, है ना? ठीक है, अब सुनो 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 सुनो, बी ओ सी की वैल्यू कितनी थी? देखो देखो देखो, बी ओ सी की वैल्यू नहीं मिली अभी, है ना? टेंशन में आ गए थोड़े से, कोई बात नहीं है, टेंशन में बताया करो बस। यहाँ पर एक काम करो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, हम दोनों तरफ 2 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे? दोनों तरफ 2 का डिवाइड। थोड़ा सा स्पेस कम है तो थोड़ा छोटा कर दो इसको, पीडीएफ तुम लोग के पास पहुंच जाएगा, देख तो लोगे आराम से। ठीक है, आगे देखो बेटा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 2 कर रहे हैं, तो एंगल बी ओ सी अपॉन 2 प्लस एंगल ए ओ सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, हो जाएगा ना? ठीक है, आगे देखो बेटा, बी ओ सी अपॉन 2, अब तो वैल्यू है, अब तो है वैल्यू, बी ओ सी अपॉन 2 की वैल्यू चेक करो ऊपर क्या थी, इसकी वैल्यू क्या है? पी ओ सी, शाबाश, क्या है इसकी वैल्यू? पी ओ सी, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? पी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी है? एंगल क्यू ओ सी इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 कितना होगा? कितना होगा? 90 डिग्री। अच्छा, एंगलों का सम सिखाया है बेटा सर ने, जब दो एंगलों को प्लस कर दे तो कुछ जादू वादू होता है कि नहीं होता? अरे बोलो ना, दो एंगलों को प्लस करोगे तो बीच वाली लाइन हाँ गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। तो देखो पी ओ सी, पी फिगर में देखो, पी ओ सी, एक मिनट रुको, सारा फिगर मैं इरेज करता हूँ।
ये सब कुछ इरेज करता हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा। एंगलों को हम प्लस करते हैं, POC, POC, फिर क्या प्लस करना है, QOC, दोनों एंगलों को प्लस करेंगे। तो मैंने बताया था कि बेटा बीच वाली लाइन क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो फिर हमारे पास अब कौन सा नाम रह गया, POQ, बचा के नहीं बचा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एंगल POQ और इज इक्वल्स टू में, और जब कोई एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो POQ हमारे पास कितना आ गया, therefore POQ is a सॉरी राइट एंगल, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सभी को समझ में आ गया अच्छे से। कम से कम 2 बार करना घर पर जाए, कम से कम 2 बार, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था ना कि POQ राइट एंगल हो गया प्रूफ। अब ये एक NCERT का क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, आंसर तुम्हें खुद आ जाएगा। देखो थोड़ा सा चेंज है इसमें, थोड़ा सा चेंज, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज अकेले इसमें। वहां पे हमारे पास लाइन का नाम AB था, यहाँ पे लाइन का नाम POQ है, लाइन का नाम चेंज हो गया ना, लाइन का नाम हमारे पास यहाँ पर POQ है, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया कि OR ने बाइसेक्ट किया इस एंगल, वहां पे ही बोला गया था। OT ने बाइसेक्ट किया है इस एंगल को, वहां पे ही बोला गया था। इसने बोला है प्रूफ कर, सॉरी फाइंड करना। देखो एक डिफरेंस ये आ गया, यहाँ क्या लिखा था, प्रूफ करो, यहाँ क्या लिखा, उस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, और इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ROT, ये बीच में जो एंगल बन रहा है, और मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू तुम्हें पता है 90 होगी कि नहीं होगी, चेक कर लो NCERT में, चेक कर लो एक बार जल्दी से, देख लिया। अब बताओ इस क्वेश्चन कर सकते हो, अब कर लोगे इस क्वेश्चन को पक्का ना। चलो आगे बढ़े बेटा, आगे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और इसमें बोला गया कि AB जो है बेटा पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है वो CD लाइन के क्या है, पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD। एंड आगे और क्या लिखा है इसमें, AD लाइन इज आल्सो पैरेलल टू BC। प्रूफ करो कि एंगल ABC, ये वाला जो एंगल है वो एंगल ADC के क्या होगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो इसके प्रूफ करने के लिए आप लोगों को मैंने एक सीक्वेंस बताया था, भूल गए, शिका बताओ क्या बताया था, गधा तो चल पड़ा, गधा तो चल पड़ा, तो इसको फॉलो करेंगे हम यहाँ पर। तो G4 क्या आता है, गिवन, तो पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास कि ABCD, वेट ABCD नहीं ऐसे लिखेंगे, ये आवाज क्यों आ रही है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, यहाँ पर हमारे पास बेटा AB पैरेलल है किसके, CD के, है ना, और AD किसके पैरेलल है, फिर T फॉर टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बेटा इसमें, एंगल ABC, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी इसमें, छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन कर लो, क्या ज्वाइन कर लो, BD को ज्वाइन कर लो, या DB कुछ भी लिख दो, ज्वाइन DB, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है क्या। चलो प्रूफ करना स्टार्ट करें, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं इसको हम ध्यान से। देखो मैंने बोला बेटा कि क्योंकि हमारे पास AB लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, AB लाइन किसके पैरेलल है, CD के। अब बेटा AB लाइन CD के पैरेलल है तो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो ना, होगा ना। तो इसका मतलब इसको नाम दे दो, नाम देने से क्या थोड़ा सा आसानी होती है, इसको नाम दे दो 1 2 3 4। तो यहाँ एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो गए कि नहीं होगा, बोलो होगा है ना, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 4, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रीजन लिखना है इसका कंप्लीट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। दीपाली बेटा समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है।
ऐसा तो नहीं है मेरी गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है, ऐसा तो नहीं है ना। आप भी थोड़ा सा स्पीड में चलने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि मैं बहुत तेज जा रहा हूँ। चलो, अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा आप भी तेज हो जाओ। अब यहाँ देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो मैंने बोला कि सिंस AD इज पैरेलल टू BC। यार ये लाइन इसके पैरेलल, तो यहाँ पे भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। चेक करो चेक करो चेक करो, एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? और यहाँ क्या लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एनी टाइप ऑफ समस्या, एनी टाइप ऑफ समस्या यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, जब हमारे, हाँ बोलो। 4 4 1 ये क्या लिखा था बेटा? पढ़ने आया ना तू, किसी के बारे में सोच तो नहीं रहा? बता दे, दिमाग में कुछ चल रहा हो या किसी की याद आ रही हो तेरे को तो। देख रहे हो तुम इसके सवाल कैसे हैं? मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और वो पूछ रहा है हाथ ऊपर करके कि सर क्या हम एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल बोल नहीं सकते? हाँ, सुन लिया बेटा, मैंने सुन लिया, कोई बात नहीं है, सुन लिया तो बहुत देर से बोला, 3 4 और बोल चुका है। अब सुनो, यहाँ हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन को ऐड करते वक्त हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि LHS से LHS ऐड होगा और RHS से RHS, इतना ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पर LHS में एंगल 1 है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन में एंगल 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू में, फिर एंगल 4 इज इक्वल्स टू में एंगल 2, है ना। तो एंगल 4 प्लस एंगल 2। अब सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल 3 चेक करो, फिर में चेक करो 1 और 3। सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गई, छोटी सी एक मिस्टेक हुई हम लोगों से। सोचो क्या मिस्टेक हुई है, और ये मिस्टेक होना जरूरी भी था, बिल्कुल जरूरी था। अगर ये डायरेक्ट प्लस हो जाते, मेरी बात सुनो, तो तुम शायद बेहतर तरीके से नहीं सीख पाते। और ये गलती जो भी हुई है यहाँ हम लोगों ने किया, कोई बात नहीं है, लेकिन इस गलती से तुम्हें सीख ये मिलनी चाहिए कि ये गलती पेपर में ना आए। देखो थोड़ा सा क्या होता है बेटा, हम लोगों को ना दूरदर्शी होना बहुत जरूरी है। वो बोलते हैं ना फ्यूचर प्लानिंग करना, तो फ्यूचर प्लानिंग तुम्हें इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी सोचो। तुम्हें प्रूफ क्या करना था, मिस्टेक है बड़ी छोटी सी, अभी मैं इरेजर से इरेज करके उसको वहीं की वहीं सही कर दूंगा। सीखो गलती क्या हुई है। हमें प्रूफ क्या करना था? हाँ, एंगल ABC। LHS में क्या लिखा है? तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मेरे दिमाग में ये होना चाहिए था, आपके दिमाग में भी होना चाहिए था कि हमें LHS में क्या लेकर आना है? ABC। ओके, तो ABC में कौन से एंगल है? 1 और 2। ABC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंगल ABC किसका कॉम्बिनेशन है? एंगल 1 और एंगल 2 का। तो जब मैं यहाँ लिख रहा था, जब मैं यहाँ इक्वेशन बना रहा था, तब मुझे ध्यान रखना था कि LHS में एंगल 1 लूं और एंगल 2 लूं। तो ये छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हुई है, और ये मिस्टेक मैं नहीं चाहता कि पेपर में आप लोग करो। अभी हुई तो बेटा भगवान ने बहुत अच्छा किया कि हुई, इससे तुम लोगों का दिमाग भी बिल्कुल एक्टिव हो गया होगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ये मिस्टेक ना होती तो शायद मैं तुम लोगों को ये वाली बात ना बता पाता कि हमें पेपर में ये चीज ध्यान रखनी होगी कि हमें LHS में हमेशा ABC वाले पार्ट ही लेके चलने हैं। तो हम 2 को इस तरफ लिखेंगे और 3 को इस तरफ। तो हमने 2 को इस तरफ लिखा और 3 को इस तरफ। अब जब यहाँ पर ऐसा होगा, जब यहाँ पर ऐसा होगा बेटा, तो यहाँ पर भी फिर अब LHS में क्या आ जाएगा? एंगल 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? रीजन समझ में आया ना? अब समझ में आया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो ABC बन गया। अरे भैया 3 नहीं होगा, अबे गधो एंगल 1 एंगल का नाम है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, प्लस करोगे तो बीच वाली लाइन गायब। तो फिर क्या बचा हमारे पास यहाँ पर? ये वाला नाम ABC। समझ में आया? समझ में आ गया ना? ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर 4 प्लस 3 करोगे तो एंगल ADC, और ये हमारा प्रूव हो गया।
समझ में आ गया बेटा अच्छे से? सिंपल क्वेश्चन चल रहा है ना, ज़्यादा सिंपल तो नहीं है लेकिन। कौन सा वाला समझ में नहीं आया बेटा? ये कौन सा नहीं आया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 समझ में आया? चलो, एंगल 1 बेटा ये वाला एंगल है, ठीक है, एंगल 2 ये वाला एंगल है, ठीक है, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि बीच वाली लाइन को हटा दो, बीच वाली लाइन को यहाँ पर हटा दो, इस वाली लाइन को हटा दो, तो फिर अब हमारे पास बचा क्या वो भी ध्यान रखो। तो शायद फिर ये बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इस गिरने वाली लाइन का नाम क्या है? वही तो लिखा है ABC। आप समझ में आया? कोई बात नहीं है यार, डाउट होते हैं तो पूछा करो। अब कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, हमारा प्रूव हो चुका है। रीड हो गया क्वेश्चन, अब आगे मैं कराता हूं। इन द फिगर सुनो बेटा ध्यान से। इन द फिगर शो दैट AB इज पैरेलल टू EF। मुझे बताना है कि AB लाइन जो है वो EF लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी, ऐसा मुझे बताना है। अब सोच तेरा AB को हम EF के पैरेलल कैसे बता सकते हैं? बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग हमें इसमें लगाना नहीं है। कोई भी AB लाइन और EF लाइन के बीच में कोई भी एक ऐसी पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी निकाल के दिखा दो तो तुम्हारा आंसर यहाँ हो जाएगा। एक काम करना पड़ेगा, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। क्या किया मैंने? E लाइन को EF लाइन को और आगे प्रोड्यूस कर दिया और इसको प्रोड्यूस किया EB पॉइंट तक। तो मैंने यहाँ लिखा प्रोड्यूस EF 2 पॉइंट P। तो ये हमारे पास लाइन, एक नई लाइन आ चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें किसी को? कंफर्म कोई डाउट नहीं है ना? कंफर्म कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे चलो। यहाँ पर आगे देखो, हमारे पास अब लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज, तुम इसमें ये वाला एंगल निकाल सकते हो। बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? और कोई यहाँ पर एक चीज और लिखो, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। आप लोगों ने बेटा EF लाइन को प्रोड्यूस किया कहाँ तक? पॉइंट P तक। वो भी कुछ इस तरह से किया, पॉइंट P सच दैट इट इंटरसेक्ट देखो ना, EP लाइन ने BC लाइन को इंटरसेक्ट किया किसी पॉइंट पर। इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया? क्या नाम दे दिया? Q। सच दैट इट इंटरसेक्ट BC एट Q। अब देखो बेटा आगे, अब मैंने बोला यहाँ पर, अब मैंने आपसे बोला यहाँ बेटा, मैंने लिखा हियर एंगल FEC प्लस एंगल ECD, इसकी वैल्यू निकालो कितनी होगी? 140 प्लस 40 कितनी हो गई बेटा इसकी वैल्यू? 180 हो गई कि नहीं हो गई? 180 हो गई कि नहीं हो गई? दो लाइन के बीच के एंगल का सम 180 आ गया। इसका मतलब 10-15 मिनट इंतजार कर लो, आप ऑफिस में बैठ जाओ। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी? कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। दोनों लाइन हमारे पास यहाँ पर कैसी हो गई? पैरेलल हो गई। यहाँ तो देयरफॉर EF इज पैरेलल टू CD। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? अरे भैया देखो, मैं तुम बता दूं, हम लोगों ने सीखा था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच के एंगल का सम कितना होता है? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। सीखा है कि नहीं सीखा? वैसे ही अगर दो लाइन पैरेलल कुछ नहीं दिया गया, बस दो लाइन दी गई है और अगर हमने उन दो एंगल के बीच का सम 180 बता दिया दो लाइनों के बीच का, तो हम उन दोनों लाइनों को पैरेलल बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं पहले हम यहाँ से। आगे देखो, तो इसका मतलब अभी हमने बोला कि EF किसके पैरेलल है बेटा? CD की। और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा, और दौड़ा अपने दिमाग के घोड़े। और एक चीज और बताऊं, इतना समझ में आ गया ना सभी को? चलो आगे देखो, आगे देखो। यहाँ बेटा देखना बड़े ध्यान से, मैंने बोला कि एंगल BCD, एंगल BCD कितना है बताओ? एंगल BCD है कितना? 30 प्लस 40, 30 प्लस, तो एंगल BCD कितना है? होगा कि नहीं होगा? इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिया, फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिया।
और एंगल ए बी सी ये कितना है, ये कितना है, ये सेकंड इक्वेशन डाल के छोड़ दिया। तो इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ये फैसला सुनाती है कि एंगल BCD और एंगल ABC कैसे है, इक्वल है। ठीक है, एंगल ABC और एंगल BCD दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ABC मतलब ये एंगल, फिर BCD मतलब ये एंगल, तो ये दोनों एंगल मिलकर Z बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। और जब दो एंगल मिलकर Z बनाते हैं इसका मतलब वो दो लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। वो दो लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पर ये वाली बात लिखेंगे बेटा कि हेयर एंगल ABC and angle BCD makes an equal pair of alternate interior angles. Here angle ABC and angle BCD makes an equal pair of alternate interior angles. So that इस वजह से बेटा फिर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, therefore AB is parallel to CD। बट हमने थोड़ी देर पहले एक चीज प्रूफ की थी कि EF किसके पैरेलल है, बट EF इज पैरेलल टू, और इसका रीजन आएगा अबोव प्रूव्ड, मतलब हम ऊपर प्रूफ कर चुके। ऊपर का मतलब ये नहीं कि छत पे जाकर प्रूफ किया था, यहाँ से पहले प्रूफ किया था। ठीक है, यहाँ से पहले प्रूफ किया था। तो हमारे पास AB CD के पैरेलल है, EF CD के पैरेलल, तो AB और EF भी, तो देयरफॉर AB और EF भी पैरेलल हो जाएंगे। यही प्रूफ करना था। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आएगा तो 3 से 4 नंबर का है। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में हमने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए तुम लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा डाउट हो तो एक बार इनको फिर से वीडियो के थ्रू तुम लोग देख सकते हो। एक बार नहीं 2 बार देखना, मेरे हिसाब से अगर डाउट नहीं होगा हो तो देख लेना। ठीक है।